भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के आर्थिक और प्रशासनिक विकास के दस्तावेज हैं। और इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि कैसे महज व्यापार करने आई एक कंपनी ने एक पूरी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, उसके प्रशासन और उसके समाज को पूरी तरह से री इंजीनियर कर दिया। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। देखिए, ये जो कॉर्पोरेट टेक ओवर की एनालॉजी आपने दी ना, वो इस पूरी स्थिति को समझने के लिए सबसे सटीक है। क्योंकि जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हम किन्हीं राजाओं की आपसी लड़ाइयों या छिटपुट घटनाओं का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। सही बात है। हम सदियों तक चलने वाले एक बेहद ठंडे दिमाग से तैयार किए गए व्यवस्थित आर्थिक मॉडल को देख रहे हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था असीमित संपदा को लूटना। बिल्कुल, एक विशाल मशीनरी के जरिए यहाँ की संपदा को चूस कर 7 समंदर पार दूसरे देश में पहुंचाना। बाप रे। और ये सब रातों रात तो नहीं हुआ होगा, है ना? मतलब कोई भी कंपनी अचानक से आकर करोड़ों लोगों पर इस तरह का आर्थिक ढांचा नहीं थोप सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें समय लगा। मैं स्रोत सामग्री पढ़ रही थी और वो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा देती है, विशेषकर इतिहासकार आरपी दत्त का विश्लेषण। हाँ, आरपी दत्त का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जो इस पूरे ब्रिटिश शासन को 3 मुख्य चरणों में बांटता है। मुझे ये देखकर बहुत उत्सुकता हुई कि ये लूट का तरीका समय के साथ कैसे इवॉल्व हुआ। और इसी इवोल्यूशन को समझना इस पूरी कहानी की चाबी है। आरपी दत्त जिस पहले चरण की बात करते हैं वो 18वीं सदी के अंत तक चलता है। इसे व्यापारिक पूंजी का दौर कहा गया। व्यापारी पूंजी मतलब सिर्फ व्यापार पर फोकस था उनका। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो ये वो दौर था जब कंपनी का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक एकाधिकार हासिल करना और मतलब सीधी लूट मचाना था। अच्छा। इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के प्रशासन को बाकायदा डाकू राज्य का नाम दिया था। डाकू राज्य, ये तो बहुत ही कड़ा शब्द है। क्योंकि वे काम ही वैसे करते थे। वे भारत का सामान सस्ते में खरीदते थे और अपनी राजनीतिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके कारीगरों को डरा धमकाकर काम करवाते थे। तो मतलब ये वो दौर था जहां कोई नियम कानून नहीं थे, बस सीधा धन का निष्कर्षण था। पहले प्रतिद्वंदियों को बाजार से बाहर करो और फिर जो मिले उसे लूट लो। एकदम सही। लेकिन इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है और स्रोत बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से ये डाकू राज्य एक अलग ही रूप लेने लगा था। देखिए, 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में ना ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जोर पकड़ रही थी। मशीनें आ रही थी। हाँ, तो अब ब्रिटेन के कारखानों को भारत का बना हुआ कपड़ा या तैयार माल नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था अपने कारखानों के लिए सस्ता कच्चा माल। ओहो। और उन कारखानों में बने हुए बेतहाशा माल को बेचने के लिए एक विशाल बाजार। 1813 के चार्टर एक्ट ने ठीक यही किया। इसने भारत को एक व्यवस्थित बाजार में तब्दील कर दिया। मतलब ये दूसरा चरण था। हाँ, इसे औद्योगिक पूंजी या मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं। भारतीय बाजारों को ब्रिटिश माल से पूरी तरह पाट दिया गया। ये तो टेक ओवर का दूसरा हिस्सा हो गया। बिल्कुल। कि पहले बाजार लूटा और अब अपना ही प्रोडक्ट जबरदस्ती बेच रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद तीसरा चरण आता है जिसे वित्त पूंजी या फाइनेंस कैपिटल का उभार कहा गया है। ये शब्द थोड़ा तकनीकी लगता है। बिल्कुल। ये 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, लेकिन ये पिछले दोनों चरणों से कैसे अलग था? ऐसे समझते हैं। पहले चरण में उन्होंने सीधे धन लूटा। दूसरे चरण में उन्होंने भारत को बाजार बनाकर भारी मुनाफा कमाया। अब उनके पास इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया था कि उसे कहीं निवेश करना था। तो तीसरे चरण में यानी वित्त पूंजी के दौर में ब्रिटिश निवेशकों ने अपना पैसा भारत के ही इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना शुरू किया। जैसे कि रेलवे में। हाँ, रेलवे, चाय कॉफी के बागान, रबर और बैंकिंग सेक्टर। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये निवेश भारत के भले के लिए बिल्कुल नहीं था। तो फिर किसके लिए था? इस निवेश पर मुनाफे की गारंटी ब्रिटिश सरकार देती थी और वो मुनाफा भारतीय करदाताओं की जेब से जाता था। आगे चलकर तो पूरा शिपिंग और इंश्योरेंस सेक्टर भी इसी पूंजी के कब्जे में आ गया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी भारी भरकम मशीनरी को चलाने के लिए, मतलब रेलवे में निवेश पर गारंटीड रिटर्न देने के लिए और ब्रिटेन को लगातार मुनाफे में रखने के लिए असीमित धन की आवश्यकता थी। बहुत ज्यादा धन की। और ये धन आसमान से तो टपकने वाला नहीं था, वो इस देश की मिट्टी से, यहाँ की जमीन से ही निचोड़ा जाना था। और यहीं से हमारी कहानी उस भयानक व्यवस्था की ओर मुड़ती है
जिसने इस लूट को एक संस्थागत रूप दिया, भू राजस्व प्रणालियां। जमीन से पैसा निकालने के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रयोग किए, लेकिन इन सब में सबसे कुख्यात और क्रूर प्रयोग था स्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। हाँ, इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर ने मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। ये उस समय ब्रिटिश भारत के लगभग 19% हिस्से पर लागू था। मैं इसके दस्तावेज देख रही थी और उसमें लिखा है कि जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया और लगान की दर हमेशा के लिए तय कर दी गई। बिल्कुल, जिसमें 10-11 हिस्सा सरकार का होता था। लेकिन जब मैं इसके नियमों को पढ़ रही थी तो एक प्रावधान ने मुझे हिलाकर रख दिया। 1793-94 का सूर्यास्त आधारित राजस्व विक्रय प्रावधान, जिसे आमतौर पर सनसेट क्लॉज कहा जाता है। ये सनसेट क्लॉज आर्थिक क्रूरता की चरम सीमा थी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी जमींदार का परिवार पिछले 300 सालों से किसी इलाके की जमीन का प्रबंधन कर रहा है। उस पर हजारों किसान निर्भर हैं। लेकिन अंग्रेजों ने लगान जमा करने की एक तारीख तय कर दी। अगर उस तय तारीख को सूरज डूबने तक यानी सूर्यास्त तक लगान का एक भी पैसा कम रह गया तो क्या होता था? कैसा सवाल। क्या ब्रिटिश सरकार को जमीन के पुराने मालिकों या उस सामाजिक ताने बाने की कोई परवाह थी, या उनका एकमात्र उद्देश्य हर कीमत पर अपना राजस्व सुरक्षित करना था, चाहे सदियों पुराने जमींदार सड़क पर आ जाए? देखिए, उन्हें किसी इंसान या परंपरा से कोई हमदर्दी नहीं थी। इस एक कानून ने भारतीय इतिहास में पहली बार जमीन को एक कमोडिटी बना दिया। कमोडिटी मतलब बिक्री योग्य वस्तु। हाँ, एक ऐसी वस्तु जिसे बाजार में कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता था। कलकत्ता में बैठे अमीर व्यापारी इन नीलामियों में जमीनें खरीदने लगे। ओहो! उनका जमीन या किसानों से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। वे सिर्फ दूर बैठकर मुनाफा वसूलना चाहते थे। सदियों पुराने सामाजिक संबंध इस व्यवस्था ने पूरी तरह से नष्ट कर दिए। और ये तबाही सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थी। मैं पढ़ रही थी कि दक्षिण में कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने 1792 के आसपास रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग शुरू किया। हाँ, जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के विशाल क्षेत्रों में फैल गई। इसके तहत उन्होंने जमींदारों को बीच से हटा दिया और सीधा किसानों यानी रैयतों से वसूली शुरू कर दी। रैयतवाड़ी देखने में ऐसा लगता है जैसे किसानों को जमीन का हक मिल गया हो। पट्टा तो मिला, लेकिन वो मालिकाना हक शर्तिया था। मतलब जब तक आप भारी भरकम लगान चुकाते रहेंगे, जमीन आपकी। बिल्कुल, और लगान की दरें इतनी अव्यवहारिक और ऊंची थीं कि एक आम किसान कभी उसे चुका ही नहीं पाता था। नतीजतन किसान सीधे साहूकारों के चंगुल में फंसने लगा। कुछ ऐसा ही उत्तर भारत में हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मर्टन्सबर्ग द्वारा लागू महालवाड़ी व्यवस्था में हुआ। वहां पूरे के पूरे गांव या महाल पर लगान का संयुक्त बोझ डाल दिया गया जाएगा तो कोई भी अर्थव्यवस्था टिक नहीं सकती। बिल्कुल नहीं टिक सकती, वो ढह जाएगी। और वो ढही भी। इसी पतन ने उस विचार को जन्म दिया जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे मजबूत आर्थिक नींव रखी, जिसे हम धन के बहिर्गमन का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। इसे श्रोताओं के लिए एक वन वे ट्रैफिक यानी एक तरफा रास्ते के रूपक से समझना सबसे आसान होगा। हाँ, ये अच्छी एनालॉजी है। कल्पना कीजिए कि आपके घर से रोजाना ट्रकों में भरकर अनाज और पैसा जा रहा है, लेकिन उस सड़क से वापस आपके घर कुछ नहीं आता, न कोई सुविधा न कोई पैसा। भारत की आय और संपदा का वो एक तरफा बहाव, जिसका कोई भी आर्थिक प्रतिफल भारतवासियों को नहीं मिल रहा था, वही ड्रेन ऑफ वेल्थ था। और इस एक तरफा रास्ते को सबसे पहले और सबसे प्रखर रूप से दादाभाई नौरोजी ने दुनिया के सामने रखा। हाँ, पेपर इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया पढ़ा और बाद में 1901 में उनकी युगांतरकारी पुस्तक आई पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नौरोजी पहले इंसान थे जिन्होंने बाकायदा सांख्यिकीय आंकड़ों के जरिए, गणित के जरिए ये साबित किया कि भारत की गरीबी का कारण कोई प्राकृतिक आपदा या आलस नहीं है, बल्कि ये व्यवस्थित ड्रेन है। उन्होंने इसे इंडियाज चीफ ईविल यानी भारत का मुख्य अनिष्ट कहा। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। बाद में आर.सी. दत्त ने अपनी किताब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसे और विस्तार दिया। बिल्कुल। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष आर.एम. सयानी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया। हाँ, ये एक बड़ा कदम था।
लेकिन कागजों पर लिखे इन आंकड़ों और गणित के पीछे की जमीनी हकीकत क्या थी? मतलब इस एक तरफा रास्ते का मानवीय मूल्य क्या चुकाना पड़ रहा था? इसका मानवीय मूल्य था भूखमरी और भयानक अकाल। इस लूट की मशीनरी को और तेज करने के लिए अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यकरण कर दिया। वाणिज्यीकरण? इसका सीधा सा मतलब ये था कि किसानों को अपना पेट भरने वाला अनाज जैसे गेहूं और चावल उगाने से रोक दिया गया ओह, और जबरदस्ती बाजार में बिकने वाली नकदी फसलें जैसे नील, कपास, जूट और अफीम उगाने पर मजबूर किया गया। और इसी का सीधा नतीजा वे खौफनाक अकाल थे जिनके बारे में पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1770 का बंगाल का महान अकाल, 1866 का उड़ीसा दुर्भिक्ष और 1876 से 1878 के बीच का दक्षिण भारत का महान अकाल। हाँ, जिसमें लाखों लाख लोग मारे गए। दस्तावेज बताते हैं कि किसानों को नील की खेती के लिए अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं, जिसका गुस्सा 1859-60 के नील विद्रोह में फूटा। दीनबंधु मित्र का 1860 का नाटक नील दर्पण इसी दर्दनाक सच्चाई को बयान करता है। देखिए, अकाल के संदर्भ में सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि वे बारिश ना होने या सूखे के कारण आए थे। तो ऐसा नहीं था। नहीं, बारिश ना होना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन अकाल एक मानव निर्मित संकट था। जब बारिश नहीं होती थी तो भी देश में अनाज होता था। अच्छा। हाँ, लेकिन नकदी फसलों की अंधाधुंध मांग और भारी लगान के कारण लोगों के पास उस अनाज को खरीदने की क्रय शक्ति ही नहीं बची थी। किसान कपास उगाकर भूखा मर रहा था। अब यहाँ कथा में एक और मोड़ आता है। अंग्रेजों ने गांव-बांव से कच्चा माल, कपास और नील निचोड़ तो लिया, लेकिन कोई भी माल अगर भारत के किसी दूर दराज गांव में पड़ा है तो उससे लंदन में बैठे मिल मालिक को कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। हाँ? उस लाखों टन कच्चे माल और लूटे गए खजाने को बंदरगाहों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी तार्किक और व्यवहारिक चुनौती थी। और उसी चुनौती को हल करने के लिए ही उस चीज का जन्म हुआ जिसे हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, रेलवे, टेलीग्राफ और डाक सेवा। हम 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय बंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। उससे पहले सिंध में सिंध डॉक नाम का पहला डाक टिकट जारी हो चुका था। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर बहुत बहस होती है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने भले ही जो किया हो, लेकिन उन्होंने भारत को रेलवे का उपहार दिया था। हाँ, ये नैरेटिव बहुत आम है। रेलवे ने तो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। तो क्या हम सच में इसे औपनिवेशिक लूट का हिस्सा मान सकते हैं? क्या ये एक सकारात्मक कदम नहीं था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन जब हम रेलवे के नक्शे और उसकी नीतियों को देखते हैं ना, तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। रेलवे भारत के आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए नहीं बिछाई गई थी। तो फिर कैसे बिछाई गई थी? पटरियों का जाल ऐसे बुना गया था कि वे सीधे कच्चे माल वाले अंदरूनी इलाकों को बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बंदरगाहों से जोड़ती थीं। इसे एक उपहार के बजाय एक विशाल कन्वेयर बेल्ट समझना ज्यादा सही होगा। मतलब वो कन्वेयर बेल्ट जो भारत के गांवों से खजाना और संसाधन उठाती थी और सीधे पानी के जहाजों में उगल देती थी ताकि वो ब्रिटेन जा सके। बिल्कुल, और वही कन्वेयर बेल्ट वापसी में ब्रिटेन के कारखानों में बना हुआ सस्ता कपड़ा लेकर आती थी और भारतीय गांवों में भर देती थी। ओहो, तो दोनों तरफ से नुकसान। हाँ, इसी रेलवे ने भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि रेलवे भारत में आधुनिक उद्योग की अग्रदूत साबित होगी, लेकिन अंग्रेजों का इरादा सिर्फ अपनी सेना की आवाजाही को तेज करना और कच्चा माल निकालना था। लेकिन इसी विनाशकारी कन्वेयर बेल्ट के बीच एक ऐसा विरोधाभास भी जन्म ले रहा था जो बहुत दिलचस्प है। तमाम बाधाओं और भेदभावपूर्ण नीतियों के बावजूद भारतीय उद्यमियों ने अपने स्तर पर आधुनिक उद्योगों की नींव रखना शुरू कर दिया। हाँ, ये एक बहुत ही सकारात्मक पहलू था। स्रोत बताते हैं कि 1854 में बॉम्बे में कावसजी नानाभाई दावर ने सूती वस्त्र की मिल शुरू की। यह विरोधाभास ही भारतीय लचीलेपन की कहानी है। अंग्रेजों की मंशा न होने के बावजूद रेलवे और संचार के आने से एक ढांचा तो बन ही गया था। 1855 में रिश्रा में पहली जूट मिल लगी, हालांकि वो स्कॉटिश थी। 1839 में असम कंपनी बनी, लेकिन सबसे प्रेरणादायक संघर्ष लौह और इस्पात उद्योग में था। टाटा वाला? जी हाँ, 1907 में
सर दोराबजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की, जो जमशेदजी टाटा की एक बहुत पुरानी और साहसिक परिकल्पना का परिणाम था। उन्होंने ब्रिटिश नीतियों से लड़कर स्वदेशी उद्योग को खड़ा किया। बैंकिंग में भी 1865 में इलाहाबाद बैंक और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक जैसे संस्थान उभरे। अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखते हैं। एक तरफ जमीन से भारी राजस्व वसूला जा रहा है, दूसरी तरफ रेलवे की पटरियां बिछ रही हैं, बंदरगाहों पर जहाज लद रहे हैं और नए उद्योग खड़े हो रहे हैं। इस इतने विशाल और जटिल इकोसिस्टम को, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को नियंत्रित कर रहा था, महज बंदूक के दम पर नहीं चलाया जा सकता। एकदम सही कह रही हैं आप। महज सेना के बल पर आप दंगे रोक सकते हैं, लेकिन व्यापार नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस पूरी मशीनरी को एक सुचारू, कागजी और कानूनी ढांचे की आवश्यकता थी, एक ऐसे प्रशासन की जो इस लूट को एक व्यवस्थित रूप दे सके। और यहीं पर न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन की एंट्री होती है। दस्तावेजों के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, जिन्होंने 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया, सिविल सेवा को संगठित किया और आधुनिक पुलिस प्रशासन की नींव रखी। और कानूनों को संहिताबद्ध करने का सबसे बड़ा काम लॉर्ड मैकाले ने किया, जो 1833 में पहले विधि सदस्य बनकर आए। हाँ, मैकाले। उनके मार्गदर्शन में 1837 में दंड संहिता का प्रारूप तैयार हुआ, जो 1860 में इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी के रूप में लागू हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इस पूरे कानूनी ढांचे को देखते हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि अदालतें, पुलिस और ये तमाम कानून, ये सब उसी लूट के इकोसिस्टम को एक व्यवस्थित, शांत और कानूनी रूप से वैध बनाए रखने का प्रयास था, ताकि मशीनरी बिना किसी रुकावट के चलती रहे? इसके मूल में यही सच्चाई है। प्रशासन का मुख्य काम था संपत्ति की रक्षा करना, अनुबंधों या कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करवाना और ये सुनिश्चित करना कि राजस्व बिना किसी रुकावट के खजाने में आता रहे। यहाँ तक कि अगर हम सामाजिक सुधारों को भी देखें ना, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में सती प्रथा पर रोक, 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय दास्ता पर प्रतिबंध, या 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो इनकी कहानी भी इसी इकोसिस्टम से जुड़ी है। कैसे? क्या वे सुधार सिर्फ मानवीय आधार पर नहीं किए गए थे? मुझे तो लगा था कि ये समाज सुधार के लिए था। देखिए, कंपनी ने शुरुआत में भारतीय समाज में पूरी तरह से अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। वे किसी के धर्म या समाज में नहीं पड़ना चाहते थे। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे उनका आर्थिक साम्राज्य बढ़ा, उन्हें एक ऐसे समाज की जरूरत महसूस हुई जो उनके बनाए आधुनिक पूंजीवादी ढांचे के अनुकूल हो। कुछ दबाव भारतीय समाज सुधारकों का भी था, लेकिन अंततः ये कानून भी उस व्यापक औपनिवेशिक तंत्र का ही हिस्सा थे जो समाज को उनके व्यापारिक हितों का हिसाब से आधुनिकता की ओर धकेल रहा था। इस पूरी डीप डाइव को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि जब हम भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दस्तावेजों को पढ़ते हैं, तो वो किसी राजा की जीत या हार की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वह जमीन के लगान के पन्नों से लेकर रेल की पटरियों की दिशा और अदालती मुकदमों की धाराओं तक फैला हुआ एक संपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक कब्जा था। एक ऐसी बेकाबू कॉरपोरेट मशीनरी जिसने इस उपमहाद्वीप के हर संसाधन, हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए एक नए सांचे में ढाल दिया। और इस तंत्र की विशालता, इसकी गहराई और इसके पीछे की ठंडी गणना ही इसे इतिहास का सबसे अनूठा और विनाशकारी टेकओवर बनाती है। श्रोताओं के सोचने के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो इन दस्तावेजों की गहराइयों से ही निकल कर आता है। अगर कार्ल मार्क्स अपनी जगह सही थे कि रेलवे आधुनिक उद्योग की अग्रदूत साबित हुई, और अगर मैकाले में एक ऐसा कानूनी ढांचा यानी आईपीसी तैयार किया जो इतने दशकों बाद आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है, तो जरा सोचिए। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि अगर अंग्रेजों ने अपने लालच और मुनाफे के लिए ये पूरा का पूरा तंत्र भारत पर नहीं थोपा होता, तो क्या इस विशाल उपमहाद्वीप का आधुनिक आर्थिक और कानूनी भूगोल स्वाभाविक रूप से कुछ बिल्कुल अलग होता? क्या हमने दुनिया के सामने अपने विकास का, अपनी न्याय प्रणाली का और अपनी औद्योगिक क्रांति का एक पूरी तरह से स्वदेशी, जैविक और अलग मॉडल तैयार किया होता? ब्रिटिश भारत में हुए
विद्रोहों और प्रतिरोधों के पन्नों को पलट रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज, वृत्तांत और शोध, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। वे बताते हैं कि 1857 की महान क्रांति कोई रातों रात हुआ धमाका नहीं था। बिल्कुल नहीं। और आज हमारा मिशन सिर्फ तारीखें याद करना या रटना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे नीतियां आम इंसान के जीवन में जहर घोलती हैं और कैसे एक छोटी सी सामाजिक या आर्थिक ठेस एक विशाल जन आंदोलन में बदल जाती है। सही कहा। ये सफर वाकई बहुत सी परतें खोलने वाला है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम उन सुरागों को जोड़ेंगे जिन्होंने इतने बड़े विस्फोट को जन्म दिया। क्योंकि अक्सर हम सिर्फ उस पल को याद रखते हैं जब ज्वालामुखी फटता है, लेकिन उसके नीचे का लावा दशकों से खौल रहा होता है। तो शुरुआत उसी विस्फोट से करते हैं ताकि हम लावे तक पहुंच सकें। बात है 10 मई 1857 की। जगह है मेरठ की छावनी। जहां तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी, 11वीं और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया था। मेरे दिमाग में तत्कालीन भारतीय समाज की जो तस्वीर बनती है ना, वो एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह है जिसमें कोई सेफ्टी वाल्व नहीं था। अंदर भाप बनती जा रही थी और वो जो एनफील्ड राइफल का नया कारतूस आया था, वो सिर्फ चूल्हे की वो आखिरी तेज आंच थी जिसने इस कुकर को फाड़ दिया। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि वो कारतूस वाला मुद्दा सिर्फ एक अफवाह या छोटी सी नाराजगी नहीं थी। जनवरी-फरवरी 1857 तक डमडम और बैरकपुर की छावनियों में ये बात फैल चुकी थी कि नए कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ओह, और इसमें तकनीकी पेंच ये था कि हाँ, पेंच ये था कि इन कारतूसों को राइफल की नली में डालने से पहले सिपाहियों को उनके ऊपरी हिस्से को अपने दांत से काटना पड़ता था। एक मिनट, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों को ये बात पता थी कि उनकी सेना मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों से बनी है जो अपने धर्म को लेकर बेहद संवेदनशील है, और फिर भी उन्होंने ऐसा कारतूस थमा दिया? ये उनका अहंकार था या चरम स्तर की अज्ञानता? मुझे लगता है ये दोनों का एक बहुत ही घातक मिश्रण था। उस समय के एक सिपाही के नजरिए से सोचिए, दांत से उस चर्बी को काटना सिर्फ एक नापसंदगी का मामला नहीं था। उनके लिए इसका सीधा मतलब था अपना धर्म भ्रष्ट होना, अपनी जाति से बाहर कर दिया जाना, और एक बार जाति गई तो समाज और परिवार भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। यह उनके पूरे वजूद पर हमला था। बाप रे। इसी गहरे अविश्वास और डर के कारण 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने बगावत कर दी। हाँ, उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉग और सर्जेंट मेजर ह्यूसन पर हमला किया था। बिल्कुल। यानी मंगल पांडे का वो कदम कोई अचानक आया गुस्सा नहीं था, बल्कि वो इस बात का ऐलान था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। एकदम सही। और अंग्रेजों ने स्थिति को संभालने के बजाय 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी। आग भड़कने के लिए काफी था। फिर 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने जब उन कारतूसों को छूने से मना किया तो उन्हें सरेआम बेड़ियां पहना दी गईं और लंबी सजा सुनाई गई। और बस अगले ही दिन 10 मई को वो ऐतिहासिक मेरठ का विद्रोह फूट पड़ा, जहां सैनिकों ने अपने साथियों को छुड़ाया और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। हाँ। इस पूरी घटना में एक चीज जो मुझे बहुत हैरान करती है वो है संचार का तरीका। उस समय तो कोई इंटरनेट या फोन नहीं था। टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था पर अंग्रेजों का पूरा कब्जा था। फिर भी हमारे स्रोत बताते हैं कि विद्रोहियों ने संदेश फैलाने के लिए चपातियों यानी रोटियों और कमल के फूलों का इस्तेमाल किया। एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव रोटियां भिजवाता था। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन और मुख्य सेनापति जॉर्ज एंसन को तो शायद हवा भी नहीं लगी होगी कि उनकी नाक के नीचे ये कैसा नेटवर्क चल रहा है। वे पूरी तरह से बेखबर थे, और जब तक जॉर्ज एंसन और उनके बाद पैट्रिक ग्रांट या कॉलिन कैंपबेल जैसे सेनापति कुछ समझ पाते, विद्रोही दिल्ली पहुंच चुके थे। और उन्होंने नाम मात्र के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। बिल्कुल। खैर, ये तो हो गई सैनिकों की बात, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर नाराजगी सिर्फ उन कारतूसों को लेकर थी, तो फिर राजा, महाराजा, किसान और गांव की आम जनता इस सैन्य विद्रोह में क्यों कूद पड़ी? एक किसान जिसका राइफल से कोई लेना देना नहीं है, वो अचानक हथियार क्यों उठा लेगा? यहीं पर हमें उस प्रेशर कुकर के अंदर झांकना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने समाज के हर वर्ग को व्यवस्थित तरीके से अपना दुश्मन बना लिया था।
अगर हम राजाओं और नवाबों की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बहुत बड़ा कारण था। ये वही नीति है ना जिसके तहत झांसी का विलय हुआ था? हाँ, लेकिन इसके पीछे की क्रूरता को समझिए। भारतीय परंपरा में अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद ले सकता था जो उसका उत्तराधिकारी बनता। लेकिन डलहौजी ने नियम बना दिया कि अगर सगा बेटा नहीं है तो दत्तक पुत्र को राज्य का वारिस नहीं माना जाएगा। और वो राज्य सीधे ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो जाएगा? बिल्कुल। जरा सोचिए उस सदमे को। सदियों पुराना राजघराना बस एक आदेश से डिलीट कर दिया गया। सतारा, झांसी और नागपुर इसी तरह हड़पे गए। और 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को तो सिर्फ ये कहकर गद्दी से उतार दिया गया कि उनका कुशासन चल रहा है। और शायद पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन भी इसी नीति के तहत रोक दी गई थी। हाँ, एकदम सही कहा। तो राजाओं के पास तो अपना पूरा अस्तित्व बचाने की लड़ाई थी, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर क्या हो रहा था? किसान क्यों इतने बेचैन थे? अर्थव्यवस्था को तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से निचोड़ लिया था। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बाद भारत की भूमिका बदल दी गई। भारत के कुटीर उद्योग, हमारे बुनकर और हस्तशिल्प कारीगर पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए। भारत को सिर्फ एक कच्चा माल देने वाला देश बना दिया गया। हाँ, भारत को सिर्फ एक ऐसी जगह बना दिया गया जहां से ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल जैसे कपास औने पौने दाम पर खरीदा जाता और फिर वहीं से तैयार माल लाकर भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता। ऊपर से जमींदारों के जरिए वसूला जाने वाला बेतहाशा लगान। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गया था। और जब इंसान भूखा होता है तो उसके लिए खोने को कुछ नहीं बचता। पर मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि सामाजिक और धार्मिक सुधारों ने भी आग में घी का काम किया था। ये थोड़ा अजीब लगता है कि सुधारों से लोग क्यों भड़केंगे? क्योंकि उन सुधारों का तरीका और मंशा संदिग्ध थी। 1850 में अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट। इससे पहले नियम था कि अगर कोई अपना धर्म छोड़ता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। इस नए कानून ने यह प्रावधान खत्म कर दिया। अच्छा, तो अब भारतीय समाज ने इसे कैसे देखा? उन्हें लगा कि ये सीधे तौर पर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा देने की एक चाल है, ताकि लोग बिना संपत्ति खोने के डर के ईसाई बन सकें। इसी तरह सती प्रथा पर रोक जो 1829 में लगी या 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भले ही आज हमें जरूरी सुधार लगे, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी समाज ने इसे अपने धर्म और परंपराओं में सीधा आक्रामक हस्तक्षेप माना। तो किसान भूखे थे, राजा बेदखल हो रहे थे और आम आदमी को अपना धर्म खतरे में लग रहा था। धार्मिक दान भूमियां भी जब्त हो रही थीं। और अगर हम वापस सेना की तरफ लौटें तो क्या सैनिकों की समस्या सिर्फ कारतूस तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। सेना के भीतर का असंतोष भी धीरे धीरे पनप रहा था। 1854 में आए डाकघर अधिनियम ने सैनिकों को मिलने वाली मुफ्त डाक सेवा छीन ली। लेकिन सबसे बड़ा झटका था 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, ये इतना खतरनाक क्यों था? इस कानून ने बंगाल सेना में नए भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया कि जरूरत पड़ने पर उन्हें समुद्र पार जाकर भी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ना होगा। आज हमें यह सामान्य लग सकता है, लेकिन उस समय के उच्च वर्णीय भारतीय समाज में समुद्र पार करने को काला पानी माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि खारे समुद्र को पार करते ही इंसान का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जब वो सैनिक अपने गांव वापस लौटता तो उसका खुद का परिवार उसे घर में नहीं घुसने देता। तो अंग्रेज सिर्फ उनकी जान नहीं मांग रहे थे, वे उनकी सामाजिक पहचान और आत्मा मांग रहे थे। ये सच में एक बहुत ही डरावनी स्थिति रही होगी। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, जब हम नेतृत्व की बात करते हैं तो हमारे पास कितने बड़े और करिश्माई नाम हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। कानपुर में नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अवध में बेगम हजरत महल, बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो इतने खतरनाक रणनीतिकार माने गए कि अंग्रेजों ने उन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। मेरा सवाल यह है कि जब इतना गुस्सा था, हर वर्ग परेशान था और इतने कद्दावर नेता एक साथ लड़ रहे थे, तो फिर ये पूरा विद्रोह विफल क्यों हो गया? अंग्रेज बोरिया बिस्तर समेट कर गए क्यों नहीं? ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है
और इसका जवाब इस विद्रोह के बुनियादी ढांचे में छिपा है। सबसे बड़ी समस्या थी एक केंद्रीय दृष्टि या अखिल भारतीय नेतृत्व का न होना। हर नेता महान था, लेकिन हर कोई अपने अपने राज्य, अपनी अपनी छीनी हुई सत्ता या पेंशन के लिए लड़ रहा था। उनके पास ये योजना नहीं थी कि अंग्रेजों को भगाने के बाद वे कैसा भारत बनाएंगे। दूसरा कारण इसका भौगोलिक विस्तार था। ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रह गया। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तूफान से लगभग अछूता रहा। और क्या ये भी सच है कि कई भारतीयों ने ही इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की? दुर्भाग्य से हाँ, और शायद यही वो निर्णायक वार था जिससे विद्रोह टूट गया। कई बड़े देशी शासकों ने राष्ट्रवाद के बजाय अपनी गद्दी बचाने को चुना। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और नेपाल के शासक जंग बहादुर ने अंग्रेजों को अपनी सेनाएं और संसाधन दिए। अरे बाप रे! यहाँ तक कि तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग ने खुद स्वीकार किया था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो स्थिति इतनी संकटपूर्ण हो जाती कि मुझे कल ही अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ता। तो इन सब का असल अर्थ क्या है? विद्रोह भले ही कुचल दिया गया, लेकिन इसने लंदन में बैठे लोगों को अंदर तक हिला दिया होगा। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके बाद सत्ता में बड़े बदलाव हुए। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो अंग्रेजों को समझ आ गया था कि उनका पुराना ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो सॉफ्टवेयर है वो अब करप्ट हो चुका है, वो बार बार क्रैश हो रहा है, क्योंकि वो सभी भारतीयों को एक ही तरह के गुस्से में एकजुट कर रहा था। सही कहा। इसलिए उन्होंने वो पुराना सिस्टम डिलीट कर दिया और ब्रिटिश क्राउन नाम का एक बिल्कुल नया अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। और सबसे खास बात, इस नए सिस्टम में उन्होंने फूट डालो और राज करो का एक बेहद शक्तिशाली एंटीवायरस या फायरवॉल डाल दिया, ताकि भारतीय अब कभी एक होकर सिस्टम पर हमला ना कर सकें। ये बहुत ही सटीक और शानदार तुलना है। अंग्रेजों ने बिल्कुल यही किया। 1858 के अधिनियम के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में आ गया। लंदन में एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव, जिसकी मदद के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारत परिषद बनी। भारत में बैठे गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। और उन्होंने भारतीयों को शांत करने के लिए 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र भी तो पढ़ा था। हाँ, वो एक तरह का डैमेज कंट्रोल था। उसमें वादा किया गया कि अब किसी भी नए भारतीय राज्य को नहीं हड़पा जाएगा, राजाओं के सम्मान की रक्षा की जाएगी और सबसे बढ़कर भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो आपने फूट डालो और राज करो वाले फायरवॉल की बात कही, वो सबसे ज्यादा सेना में दिखाया ना? बिल्कुल। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारतीय सैनिकों के भरोसे साम्राज्य नहीं चल सकता। पील आयोग का गठन हुआ और सेना का पूरा पुनर्गठन किया गया। ये बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई इंजीनियरिंग थी। उन्होंने बंगाल की सेना में यूरोपियों और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1 और 2 का कर दिया और मद्रास तथा बंबई में ये 1 और 3 कर दिया गया। अच्छा। अवध और बिहार, जहां से सबसे ज्यादा विद्रोही आए थे, वहां से सैनिकों की भर्ती लगभग बंद कर दी गई। इसके बजाय गोरखा, सिख और पठानों की भर्ती पर जोर दिया गया, जिन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। उन्होंने जानबूझकर रेजिमेंटों को जातियों और धर्मों के आधार पर ऐसे बांटा कि सैनिक कभी एक दूसरे से जुड़ ना सकें। कमाल की चाल थी ये। अगर हम इतिहासकारों की नज़र से देखें तो इस पूरी 1857 की घटना को कैसे याद किया जाता है? इस पर विद्वानों के बीच एक लंबी बहस है, क्योंकि हर कोई इसे अपने नजरिए से देखता है। वी.डी. सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। कार्ल मार्क्स और बेंजामिन डिज़रेली जैसे यूरोपीय विचारकों ने भी माना कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसके विपरीत जॉन लॉरेंस और जे.आर. सीले जैसे ब्रिटिश इतिहासकार इसे महज एक सैन्य विद्रोह बताकर खारिज करते हैं, ताकि ब्रिटिश नीतियों को क्लीन चिट मिल सके। और फिर आर.सी. मजूमदार जैसे भारतीय इतिहासकार भी हैं, जिनका एक बहुत ही आलोचनात्मक मत है कि ये न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एक ही घटना के
कितने अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं एक बात रखना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जब भी ब्रिटिश काल के प्रतिरोध की बात होती है तो हमारी पूरी चर्चा 1857 पर आके रुक जाती है, मानो उससे पहले सब शांत था और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। जबकि हमारे स्रोत चीख चीख कर बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। आम जनता, किसानों और आदिवासियों का संघर्ष तो 1857 से दशकों पहले से चल रहा था और उसके बहुत बाद तक जारी रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो 1857 तो महज एक बहुत बड़ा धमाका था जिसने सबका ध्यान खींचा। लेकिन प्रतिरोध की जो जमीन थी उसका असली निर्माण नागरिक, आदिवासी और किसान आंदोलनों ने किया था, जैसे वहाबी आंदोलन या कूका आंदोलन। फराइजी और पागलपंथी विद्रोह भी इसी का हिस्सा थे। हाँ, अगर हम इन आंदोलनों को देखें तो मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनके ट्रिगर्स यानी तात्कालिक कारण। वे कारतूस या पेंसिल से बहुत अलग थे। जैसे अगर हम आदिवासी विद्रोहों की बात करें, आदिवासियों की लड़ाई तो सीधे उनके जल, जंगल और जमीन के वजूद को बचाने की लड़ाई थी। बिल्कुल, ब्रिटिश व्यवस्था उनके लिए एक अजनबी और क्रूर दुनिया थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक मिनट, यहां मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। हम बार बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार इतिहास में इस विशिष्ट शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। हमारे स्रोतों के अनुसार मूल निवासियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 1930 के दशक में राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में उभरा। बाद में एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता A.V. ठक्कर, जिन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है, वे इस शब्द को लोकप्रिय बनाने और आदिवासी अधिकारों की रक्षा से गहराई से जुड़े। ओह अच्छा, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हम आदिवासी आंदोलनों की बात कर रहे थे। हमारे पास 1857 से ठीक पहले 1831-32 का कोल विद्रोह और फिर 1855-56 का संथाल विद्रोह है। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। संथाल विद्रोह तत्कालीन ब्रिटिश शासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सिद्धू और कान्हू नाम के दो भाइयों के नेतृत्व में ये शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण थे दिक्कू। दिक्कू यानी बाहरी लोग? हाँ, लेकिन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि शोषक बाहरी लोग। इनमें मुख्य रूप से साहूकार, महाजन और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी शामिल थे। संथालों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया था। साहूकार उन्हें कर्ज देते थे और फिर जाली बहीखातों का इस्तेमाल करके उन्हें हमेशा के लिए गुलाम बना लेते थे। जब उत्पीड़न बर्दाश्त के बाहर हो गया तो सिद्धू और कान्हू ने ऐलान किया कि उन्हें सीधे ठाकुर यानी ईश्वर से आदेश मिला है कि अब इन दिक्कुओं और अंग्रेजों को बाहर निकालना है। ये इतना भयंकर विद्रोह था कि अंग्रेजों को इसे दबाने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ा। बाप रे। और ऐसा ही कुछ 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में भी देखने को मिला, जिसे उलगुलान यानी महान हलचल कहा गया। बिरसा मुंडा ने किस बात के खिलाफ हथियार उठाए थे? मुंडा विद्रोह के केंद्र में एक बहुत ही विशिष्ट व्यवस्था थी जिसे खूंट कट्टी अधिकार कहा जाता था। ये खूंट कट्टी क्या होता है? खूंट कट्टी का मतलब है जमीन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे वंश या कबीले का संयुक्त मालिकाना हक होना। मुंडा समाज सदियों से इसी व्यवस्था पर चलता आ रहा था, लेकिन अंग्रेज तो लगान वसूलने के दीवाने थे। वो तो है। उन्होंने इस संयुक्त व्यवस्था को तोड़कर व्यक्तिगत मालिकाना हक थूपना शुरू कर दिया ताकि हर किसान से अलग अलग भारी टैक्स वसूला जा सके। इसने मुंडाओं के पूरे सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर दिया। बिरसा मुंडा, जिन्हें उनके अनुयायी भगवान मानते थे, उन्होंने इसी खूंट कट्टी व्यवस्था को बचाने के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया। ये सब कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। और उड़ीसा में खोंड आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। मैंने पढ़ा है कि वहां कारण कुछ अलग था। हाँ, खोंड विद्रोह का मुख्य कारण सांस्कृतिक हस्तक्षेप था। खोंड समाज में मेरिया नाम की एक प्रथा थी जो मानव बलि की एक परंपरा थी। अच्छा। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी। अब आधुनिक नजरिए से ये एक अमानवीय प्रथा लग सकती है, लेकिन खोंड आदिवासियों के लिए ये अचानक उनके सदियों पुराने धार्मिक विश्वासों पर एक हिंसक प्रहार था। इसी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। और ये सिर्फ उत्तर या पूर्वी भारत तक सीमित नहीं था। दक्षिण में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ और मणिपुर नागालैंड क्षेत्र में जदोनांग और रानी गाइदिन्ल्यू का जेलियांगरोंग आंदोलन चला। जवाहरलाल नेहरू ने ही गाइदिन्ल्यू के साहस को देखकर उन्हें रानी की उपाधि दी थी। बिल्कुल। ये जो आदिवासियों के विद्रोह थे,
ये कोई छिटपुट दिशाहीन दंगे नहीं थे। ये अपने आत्मसम्मान और अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के बेहद व्यवस्थित प्रयास थे। और ऐसा ही व्यवस्थित प्रयास हमें किसान आंदोलनों में भी दिखता है। 1859-60 का नील विद्रोह इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जहां किसानों को जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर किया जाता था। जरा सोचिए, आपके खेत हैं, आपको अपने बच्चों के लिए चावल उगाना है, लेकिन एक यूरोपीय बागान मालिक आता है और कोड़े के जोर पर कहता है कि तुम्हें नील उगानी होगी, जिसे तुम खा नहीं सकते, और वो भी नाम मात्र के पैसों में। बिल्कुल। इसी क्रूरता के खिलाफ बंगाल के किसानों ने दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास के नेतृत्व में बगावत कर दी। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जान चली जाए वे नील नहीं बोएंगे। दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में इस भीषण शोषण को इतनी सच्चाई से दर्शाया कि इसने पूरे शिक्षित वर्ग को झकझोर कर रख दिया। और इसके बाद भी किसानों का ये प्रतिरोध रोका नहीं। 1870 के दशक में बंगाल में ही पावना विद्रोह हुआ। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात दिखती है। किसानों का नारा था कि वे सीधे महारानी के किसान बनना चाहते हैं। वे कहते थे कि हमें इस बीच वाले शोषक जमींदार से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये दिखाता है कि किसान अब अपने कानूनी अधिकारों को लेकर कितने जागरूक हो रहे थे। जी। इसके अलावा महाराष्ट्र में साहूकारों के कर्ज के जाल के खिलाफ दक्कन विद्रोह हुआ। केरल में 1921-22 में मोपला विद्रोह हुआ। और फिर 1928 का बारदोली सत्याग्रह कैसे भूल सकते हैं, जहां लगान में भारी वृद्धि के खिलाफ वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और यहीं की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बिल्कुल। इन आंदोलनों ने ही तो आगे चलकर असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक ठोस वैचारिक जमीन तैयार की। हाँ। 1936 में तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी हो गई। अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिरोध की ये भावना कभी मरी नहीं। सही कहा। इन सभी वृत्तांतों में उतरने के बाद एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ब्रिटिश भारत का इतिहास सिर्फ वाइसरायों के फरमानों और प्रशासकों की नीतियों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये उन क्रूर नीतियों के खिलाफ जमीन पर निरंतर चले घर्षण और कभी न झुकने वाले प्रतिरोध का इतिहास है। हाँ, बिल्कुल। मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हम अक्सर 1857 के बड़े सैन्य और राजनीतिक नेताओं को बड़े आदर के साथ याद करते हैं, और ये सही भी है। लेकिन आइए हम थोड़ा और गहराई में सोचें। क्या उन गुमनाम आदिवासी और किसान समुदायों के निरंतर, शांत और कभी-कभी हिंसक प्रतिरोध ने ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बड़े स्वरूप का असली ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया था? सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि आज़ादी की सच्ची नींव केवल मेरठ की छावनियों में नहीं, बल्कि बंगाल के नील के खेतों और संथाल परगना की दुर्गम पहाड़ियों में रची गई थी? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की उस धुंधली एक्सरे रिपोर्ट को शायद हमारे लिए थोड़ा और साफ कर सके। बिल्कुल। भारतीय शिक्षा प्रणाली और प्रेस के विकास के 200 से अधिक वर्षों के ऐतिहासिक सफर का पूरा कच्चा चिट्ठा है। सही बात है। और ये सिर्फ पुरानी इमारतों का सफर नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आज की व्यवस्था की नींव किन विवादों और सुधारों पर रखी गई है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। स्रोत सामग्री से एक बात बहुत साफ उभर कर आती है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो शुरुआत में उन्हें यहाँ के लोगों को शिक्षित करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। उनका पूरा फोकस सिर्फ मुनाफा कमाने पर था। तो फिर ऐसा क्या बदला कि उन्होंने अचानक से स्कूल और कॉलेज खोलने शुरू कर दिए? बदलाव की वजह कोई परोपकार नहीं था। ये शुद्ध रूप से एक प्रशासनिक मजबूरी थी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जैसे जैसे कंपनी का राजनीतिक कब्जा बढ़ा, उन्हें राजस्व वसूलने और न्याय व्यवस्था चलाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी, मतलब जो स्थानीय कानूनों, धर्म और भाषाओं की बारीकियों को समझते हों। हाँ, क्योंकि अंग्रेज जज हिंदू और मुस्लिम कानूनों के आधार पर तो फैसले नहीं सुना सकते थे। एग्जैक्टली। बिना अनुवाद के वो काम कैसे करते? ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे आज के दौर में कोई आधुनिक मल्टीनेशनल कंपनी किसी नए देश में जाकर अपना ऑपरेशन शुरू करती है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो वो सबसे पहले अपने कुछ कर्मचारियों को वहां की लोकल कोडिंग लैंग्वेज सिखाती है ताकि वो लोकल सिस्टम को कंट्रोल कर सकें। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है।
और इसी लोकल कोडिंग लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए सबसे पहला कदम 1780 में उठाया गया। कलकत्ता मदरसा की स्थापना के साथ। हाँ, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे बनवाया था। इसका मुख्य उद्देश्य फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून के जानकारों को तैयार करना था। और फिर हिंदुओं के लिए भी कुछ ऐसा ही किया गया ना? बिल्कुल। इसके कुछ ही साल बाद 1791 में जॉनथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज शुरू किया ताकि हिंदू विधि और साहित्य को समझा जा सके। और स्रोतों में एक और दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। मतलब ब्रिटिश अधिकारी सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहे, वे भारतीय संस्कृति की गहराई में भी उतरने लगे थे। हाँ, वो साहित्य और दर्शन में भी रुचि ले रहे थे। जैसे सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यहां तक कि उन्होंने 1789 में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद भी कर डाला। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा काम था उस समय। बिल्कुल। और सर चार्ल्स विल्किंस ने तो बंगाली टाइप की ढलाई की तकनीक विकसित की और 1785 में भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। सही बात है। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश अधिकारियों को अचानक से गीता और संस्कृत नाटकों में इतना रस क्यों आने लगा था? क्या ये भारतीय ज्ञान के प्रति उनका सम्मान था? सम्मान से कहीं ज्यादा ये नेटिव माइंड यानी स्थानीय मानसिकता को पढ़ने की एक सोची समझी रणनीति थी। मतलब रूल करने के लिए माइंड रीड करना। हाँ, क्योंकि अगर किसी देश पर लंबे समय तक राज करना है तो उनकी सोच, उनके दर्शन और उनके इतिहास को समझना ही पड़ेगा। ये तो बहुत चालाकी भरा कदम था। बिल्कुल। और इसी रणनीति के तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। इसका मकसद एकदम स्पष्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो युवा और अनुभवीहीन सिविल सर्वेंट यूरोप से आते थे, उन्हें भारत में शासन करने के तौर तरीके सिखाना। एग्जैक्टली, उन्हें यहाँ की भाषाएं और तौर तरीके सिखाना। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि शुरुआती दौर की ये पूरी शिक्षा व्यवस्था वास्तव में भारतीयों के लिए थी ही नहीं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, ये सिर्फ कंपनी के अपने फायदे, उनकी प्रशासनिक सुविधा और सत्ता को मजबूत करने का एक टूल थी। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरी कहानी में पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1813 के चार्टर एक्ट के साथ। अच्छा, 1813 में ऐसा क्या हुआ? ब्रिटिश संसद ने पहली बार ये माना कि भारत में शिक्षा का प्रसार करना उनकी जिम्मेदारी है। इस एक्ट में शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए का बजट तय किया गया। 1 लाख रुपए? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। हाँ, काफी बड़ी रकम थी। और इसी एक्ट ने एक और बड़ा काम किया, इसने ईसाई मिशनरियों को भारत आने की कानूनी अनुमति दे दी। जिनका उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान और ईसाई नैतिकता का प्रसार करना था, है ना? बिल्कुल। उदाहरण के लिए सिरमपुर के विलियम केरे, वॉर्ड और मार्शमैन जैसे मिशनरियों ने मिलकर 1818 में सिरमपुर कॉलेज की स्थापना की। और जैसे ही ये बजट पास हुआ और शिक्षा के उद्देश्य पर बात शुरू हुई, वैसे ही एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आप प्राच्य पाश्चात्य विवाद की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी। स्रोतों के अनुसार 1830 के दशक तक ये विवाद अपने चरम पर था। एक तरफ H.T. प्रिंसिप और H.H. विल्सन जैसे लोग थे जो चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत और अरबी जैसी शास्त्रीय भाषाएं हों। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थॉमस बिंगटन मकाले यानी टीबी मकाले जैसे लोग थे जो अंग्रेजी के कट्टर समर्थक थे। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि अक्सर लोग मानते हैं कि ये विवाद स्थानीय भाषाओं यानी वर्नैक्युलर के खिलाफ था। तो क्या ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आम बोलचाल की भाषाओं से उन्हें कोई सीधा परहेज नहीं था। ये पूरी बहस इस बात पर थी कि उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए। हाँ, मकाले का मानना था कि प्राच्य ज्ञान अवैज्ञानिक और पिछड़ा हुआ है। मकाले ने तो अपने 2 फरवरी 1835 के प्रसिद्ध मिनट में यहाँ तक कह दिया था कि किसी भी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सिंगल शेल्फ भारत और अरब के पूरे साहित्य से बेहतर है। ये बहुत ही विवादित बयान था। कितनी गहरी और घमंड से भरी हुई सोच थी ये। और दुर्भाग्य से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस नीति को मंजूरी दे दी। और इसी फैसले ने एक ऐसी थ्योरी को जन्म दिया जिसका असर भारतीय समाज पर आज तक देखा जा सकता है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। एग्जैक्टली, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। मैकाले, ऑकलैंड और अलेक्जेंडर डफ इसके बहुत बड़े समर्थक थे। अगर हम इस भारी भरकम शब्द को आसान भाषा में समझें तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजों का तर्क ये था कि हमारे पास इतने पैसे या संसाधन नहीं हैं कि हम करोड़ों भारतीयों को बढ़ा सकें।
तो एक काम करो, सिर्फ समाज के उच्च और मध्यम वर्ग के कुछ गिने चुने लोगों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित करो। और फिर वो ज्ञान नीचे फिल्टर होगा। हाँ, ये ज्ञान इन कुलीन लोगों से छन छन कर धीरे धीरे नीचे आम जनता तक पहुंच जाएगा। इस थ्योरी के पीछे मैकाले की साइकोलॉजी बहुत स्पष्ट थी। वो एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचारों और नैतिकता में पूरी तरह अंग्रेज हो। बिल्कुल, बुद्धि में पूरी तरह अंग्रेज हो। अगर आज के संदर्भ में मजाकिया तौर पर कहें तो मैकाले शायद पहला इंसान था जिसने साउथ बॉम्बे या साउथ दिल्ली के उस एलीट वर्ग की नींव रखी। हाँ, जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन जिनकी सांस्कृतिक धड़कनें किसी पश्चिमी देश में धड़कती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये फिल्ट्रेशन थ्योरी बुरी तरह फेल हो गई है ना? हाँ, ये थ्योरी इसलिए फेल हुई क्योंकि ये इंसानी फितरत को नहीं समझ पाई। अंग्रेजों ने सोचा था कि ये एलीट वर्ग एक स्पंज की तरह काम करेगा जो ज्ञान सोखेगा और आम जनता पर निचोड़ देगा। लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। वास्तव में इस नए अंग्रेजी शिक्षित वर्ग ने इस भाषा को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। अंग्रेजी ब्रिटिश प्रशासन में सरकारी नौकरी पाने का पासपोर्ट बन गई। तो उन्होंने इसे अपने तक ही सीमित रखा। हाँ, इसलिए इस वर्ग ने ज्ञान को नीचे फिल्टर होने देने के बजाय उसे अपने तक रोक लिया ताकि सत्ता और नौकरियों पर उनका एकाधिकार बना रहे। तो जब ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आने लगा कि मुट्ठी भर एलीट लोगों से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब उन्हें पूरे देश में रेलवे, डाक तार विभाग और एक विशाल प्रशासन चलाने के लिए लाखों की संख्या में सस्ते क्लर्कों की जरूरत थी, तब उन्होंने पैनिक बटन दबाया। बिल्कुल, और यहीं से एंट्री होती है 1854 के वुड्स डिस्पैच की। चार्ल्स वुड के इस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच की अहमियत इसलिए है क्योंकि इसने पहली बार फिल्ट्रेशन थ्योरी की विफलता को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया और एक नया ढांचा पेश किया। हाँ, इसने पूरे देश के लिए एक व्यवस्थित संस्थागत ढांचा पेश किया। इसकी सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि निचले स्तर पर यानी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। बिल्कुल, और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। और ये सिर्फ कागजी सिफारिश नहीं थी। हाँ। इसके तुरंत बाद 1855 में लोक शिक्षा विभाग यानी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बना दिया गया। हाँ, और 1857 में जो कि क्रांति का साल था। एग्जैक्टली उसी साल लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए गए। मतलब अंग्रेजों ने वास्तव में एक पूरी सप्लाई चेन तैयार कर दी थी। और इसके बाद के दशकों में इस सप्लाई चेन को और रिफाइन किया गया। जैसे 1882 में हंटर शिक्षा आयोग आया। हंटर आयोग का क्या फोकस था? इस आयोग ने देखा कि सारा ध्यान सिर्फ विश्वविद्यालयों पर है, इसलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की वकालत की, जो कि बहुत जरूरी था। हाँ, और साथ ही उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हाई स्कूलों में 2 अलग-अलग धाराएं या स्ट्रीम्स होनी चाहिए। कैसी स्ट्रीम्स? एक धारा जो छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करे और दूसरी जो व्यवहारिक या वोकेशनल हो। मतलब उस दौर में भी नीति निर्माताओं को यह एहसास हो रहा था कि हर किसी को यूनिवर्सिटी की पाइपलाइन में धकेलना समझदारी नहीं है। बिल्कुल, कुछ लोगों को सीधे काम धंधे या व्यापार के लिए भी तैयार करना होगा। इसी दौरान 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी बन गए। लेकिन फिर आता है 1902 का रैले आयोग और 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम। ये लॉर्ड कर्जन का समय था। हाँ, और आयोग में सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी जैसे भारतीय सदस्य भी थे। लेकिन कर्जन ने इस अधिनियम के जरिए विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बहुत कड़ा कर दिए। हाँ, ऑटोनॉमी लगभग खत्म कर दी थी। ये तो कुछ वैसे ही लगता है ना जैसे आज के दौर में कोई सरकार विरोध प्रदर्शनों से घबराकर स्टूडेंट यूनियंस को बैन कर दे या कैंपस में इंटरनेट ही बंद कर दे। मैं सोच रहा था क्या कर्जन का ये कदम उभरते हुए राष्ट्रवाद को कुचलने की एक सोची समझी कोशिश थी? तुलना हालात को बिल्कुल सही ढंग से बयां करती है। 20वीं सदी के शुरुआत तक आते आते ये विश्वविद्यालय केवल क्लर्क पैदा नहीं कर रहे थे, वो राष्ट्रवाद के केंद्र बन रहे थे। हाँ, कर्जन को लगने लगा था कि ये संस्थाएं राजद्रोह की फैक्ट्रियां बन गई हैं। इसलिए 1904 के एक्ट के जरिए ये नियम ला दिया गया कि फेलोज के एक बड़े हिस्से को सरकार या चांसलर ही नामित करेगा। इससे तो विश्वविद्यालयों की आज़ादी पूरी तरह खत्म हो गई होगी। बिल्कुल, यही कारण था कि गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कद्दावर राष्ट्रवादियों ने इसका कड़ा विरोध किया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि शिक्षा पर नियंत्रण का सीधा मतलब है विचारों पर नियंत्रण। एकदम सही। और इस नियंत्रण के बावजूद सिस्टम में संरचनात्मक बदलाव आते रहे। जैसे 1917 से 1919 के बीच सैडलर आयोग आया, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। हाँ,
और इसमें सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद जैसे भारतीय सदस्य भी शामिल थे। सैडलर आयोग की क्या खास बात थी? उनकी सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि ये थी कि आप माध्यमिक शिक्षा को सुधारे बिना उच्च शिक्षा को नहीं सुधार सकते। इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रही हैं आप? हाँ। उन्होंने सिफारिश की कि इंटरमीडिएट स्तर को विश्वविद्यालय से अलग करके एक स्वतंत्र अवस्था बनाया जाए। अरे वाह! अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो आज हम जिस हायर सेकेंडरी या 10+2 सिस्टम को देखते हैं, उसका ब्लूप्रिंट सैडलर आयोग की ही देन है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि जिस 11वीं-12वीं की परीक्षा के तनाव से आज का हर भारतीय युवा गुजरता है, उसका बीज 1917 में बोया जा रहा था। इतिहास कैसे खुद को दोहराता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन अब तक हमने जो भी बात की वो मुख्य रूप से ब्रिटिश नीतियों और उनकी प्रशासनिक जरूरतों के इर्द गिर्द थी। हाँ, पर इन सब के समानांतर एक और कहानी चल रही थी जो कहीं ज्यादा प्रेरणादायक थी। भारतीय समाज सुधारकों की कहानी सिर्फ नौकर पैदा करना नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज के उपेक्षित वर्गों, खासकर महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। इसी सोच को कुछ आधिकारिक समर्थन 1929 की हार्टोग समिति से भी मिला, जिसने प्राथमिक शिक्षा को सिर्फ साक्षरता नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग के रूप में देखा था। हाँ, लेकिन इस दिशा में सबसे क्रांतिकारी विचार 1937 में महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा योजना के रूप में सामने आया। गांधी जी की बेसिक एजुकेशन योजना। बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की थी। इसमें तो 7 साल की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा और मातृभाषा में पढ़ाई की बात की गई थी, है ना? हाँ, लेकिन इस योजना का जो सबसे दिलचस्प पहलू था वो था शिक्षा को किसी हस्तकला या उत्पादक कार्य के इर्द गिर्द केंद्रित करना, हैंडीक्राफ्ट के आसपास। हाँ। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें तो क्या गांधी जी की ये योजना आज के दौर के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही एक शुरुआती रूप नहीं लगती? ये तुलना काफी हदों तक सटीक है, लेकिन इसके पीछे गांधी जी का दर्शन आज के स्किल डेवलपमेंट से कहीं अधिक गहरा था। वो कैसे? उनका मानना था कि सिर्फ किताबी ज्ञान इंसान को पंगु बना देता है। जब तक शिक्षा आपको स्वावलंबी ना बनाए तब तक वो अधूरी है। ये तो बहुत गहरी बात है। और इसके अलावा समाज में शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम के बीच जो एक गहरी जातिगत और वर्गीय खाई थी ना, वो शिक्षा को हस्तकला से जोड़कर उस खाई को पाटना चाहते थे। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बल्कि सामाजिक समानता के लिए। बिल्कुल। और जब सामाजिक सुधार की बात आती है तो महिलाओं की शिक्षा का संघर्ष सबसे आगे नजर आता है। हाँ, स्रोतों से पता चलता है कि 1820 के दशक से ही प्रयास शुरू हो गए थे। J.E.D. बेथून ने 1849 में कलकत्ता में लड़कियों का स्कूल खोला, जिसके पहले सचिव ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सही कहा। और धोंडो केशव कर्वे यानी D.K. कर्डे का योगदान तो और भी अभूतपूर्व है। हाँ, उन्होंने 1893 और 1895 में विधवा विवाह संघ बनाए और 1916 में पुणे में पहला महिला विश्वविद्यालय खोला, जिसके लिए उन्हें 1958 में भारत रत्न भी मिला। और इन्हीं अथक प्रयासों का नतीजा था कि 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से चंद्रमुखी बसु और कादम्बिनी गांगुली के रूप में पहली महिला स्नातक निकली। जरा रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हमारे स्रोतों में डलहौजी की रिपोर्ट और 1854 के वुड्स डिस्पैच का जिक्र है, जहां उन्होंने भी आधिकारिक तौर पर महिला शिक्षा का समर्थन किया था। हाँ, दस्तावेजों में तो है। तो क्या महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना अंग्रेजों की दयालुता थी? क्या हम अंग्रेजों को कुछ ज्यादा ही क्रेडिट नहीं दे रहे हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। मेरा मतलब है, क्या असलियत ये नहीं थी कि अंग्रेज अधिकारी अपने सुरक्षित दफ्तरों में बैठकर सिर्फ नीतियां और रिपोर्ट लिख रहे थे, जबकि जमीनी स्तर पर कट्टरपंथी समाज की गालियां, धमकियां और पत्थर हमारे भारतीय समाज सुधारक झेल रहे थे? ये एक बहुत ही तीखा सवाल है और इसका सीधा जवाब है, बदलाव कभी भी सिर्फ सरकारी फाइलों से नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। डलहौजी या वुड्स डिस्पैच जैसे दस्तावेजों ने निश्चित रूप से एक संस्थागत या कानूनी सुरक्षा प्रदान की, जो उस समय जरूरी भी थी। एक तरह का बैकअप। हाँ, लेकिन सदियों से चले आ रहे रूढ़िवादी ढांचे को तोड़कर लड़कियों को घर की चारदीवारी से निकालकर स्कूल तक लाना कोई प्रशासनिक काम नहीं था। वो एक सामाजिक लड़ाई थी। ये एक भयानक सामाजिक युद्ध था। कादम्बिनी गांगुली को जब मेडिकल की पढ़ाई करनी थी तो उन्हें समाज से जो ताने सुनने पड़े थे वो कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं झेल रहा था। बिल्कुल सही बात है। ये विद्यासागर और कर्वे जैसे लोगों का व्यक्तिगत जोखिम और अथक संघर्ष ही था जिसने वास्तव में जमीन पर बदलाव लाए।
और सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, भारतीयों ने अपने दम पर समानांतर संस्थाएं भी खड़ी की। हाँ, कई राष्ट्रवादी संस्थाएं बनी। जैसे 1817 में राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज बनाया। 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनी, जिससे बाल गंगाधर तिलक और आगरकर जैसे दिग्गज जुड़े थे। और 1916 में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की नींव रखी। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। बंगाल में तो 1906 में बकायदा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो गई थी। ये सब दिखाता है कि भारतीय अब अंग्रेजों के फिल्ट्रेशन का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो खुद अपने राष्ट्र का भविष्य गढ़ रहे थे। बिल्कुल। और अंततः जब 1947 में स्वतंत्रता मिली तो शिक्षा का पूरा नियंत्रण भारतीयों के हाथ में आ गया। एक आजाद देश की शिक्षा व्यवस्था। हाँ, लेकिन यहाँ से एक नई तरह की चुनौती शुरू हुई। अब सवाल ये था कि एक ऐसे देश की शिक्षा प्रणाली को कैसे नया रूप दिया जाए जिसे सदियों तक सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। क्योंकि एक संप्रभु, आधुनिक और गरीब राष्ट्र की जरूरतें बिल्कुल अलग थी। एग्जैक्टली। आजादी से ठीक पहले 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई थी। यस। इस रिपोर्ट ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का एक बड़ा सपना देखा था। हाँ, लेकिन उन्होंने इसे पूरा करने के लिए 40 साल का लक्ष्य रखा था। 40 साल? सोचिए, एक पूरा जीवन काल। बाद में बीजी खेर समिति ने इसे 16 साल की योजना में बदलने की सिफारिश की। तो मेरा सवाल यह है कि इस सब का क्या मतलब है? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? 1944 में जो सपना देखा गया था, उसे जमीन पर पूरी तरह हकीकत बनने में, जैसे कि 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट, इतने दशक क्यों लग गए? इसका मूल कारण ये है कि कागज पर नीति बनाना और उसे भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और संसाधनों की कमी वाले देश में लागू करना, ये दो बिल्कुल अलग दुनिया के काम हैं। कागजी बातें और जमीनी हकीकत का फर्क। हाँ, आजादी के बाद भारत के सामने भुखमरी और गरीबी जैसी तात्कालिक चुनौतियां थीं। फिर भी प्रयास लगातार हुए। 1948 से 49 में राधाकृष्णन आयोग आया, जिसने उच्च शिक्षा में सुधारों की बात की, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर 1953 से 56 के बीच UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। बिल्कुल। इसके बाद 1964-66 में कोठारी शिक्षा आयोग आया। इस आयोग ने एक ऐतिहासिक सिफारिश की थी। क्या सिफारिश थी? कि शिक्षा पर राष्ट्रीय आय यानी GNP का कम से कम 6% हिस्सा खर्च किया जाना चाहिए। 6%? ये आंकड़ा सुनकर थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि आज इतने दशकों बाद भी हमारी सरकारें इस 6% की मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन फिर भी सिस्टम को समय की जरूरतों के हिसाब से अपडेट करने की कोशिशें होती रहीं। जैसे 1968 की राष्ट्रीय नीति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया। हाँ, और 1976 के 42nd संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ताकि केंद्र और राज्य मिलकर राष्ट्रीय नीतियां लागू कर सकें। बिल्कुल। फिर 1986 की शिक्षा नीति आई, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। इसमें नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे जमीनी बदलाव लाए गए। और 1985 में इग्नू की स्थापना के साथ दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन ने उन लोगों के लिए दरवाजे खोले जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते थे, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। और ये लंबा सफर अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 तक आ पहुंचा है। इस नीति ने आखिरकार सैडलर आयोग के उस 10+2 के पुराने ढांचे को 5+3+3+4 के नए फॉर्मेट में बदल दिया है। हाँ, अब अर्ली चाइल्डहुड केयर और बहुविषय यानी मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, ताकि एक छात्र विज्ञान के साथ साथ संगीत या कला भी पढ़ सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक कड़ी और है, जिसके बिना शिक्षा का ये इतिहास अधूरा है। आप प्रेस की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, जहाँ शिक्षा ने भारतीयों के दिमाग में नए विचार डाले, वहीं उन विचारों को पूरे समाज में आग की तरह फैलाने के लिए एक मंच की जरूरत थी, और वो मंच था भारतीय प्रेस। अगर गहराई से देखें तो शिक्षा और प्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ज्ञान तब तक ताकत नहीं बनता जब तक वो फैले नहीं। भारत में प्रेस का उदय भी उसी ब्रिटिश काल में हुआ था। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की का द बंगाल गजेट। बिल्कुल, वो भारत का पहला अखबार था।
इसके बाद 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला अखबार निकाला। उसका नाम भी बंगाल गजेट ही था। और हिंदी भाषा की बात करें तो 1826 में जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंत मार्तंड सामने आया। लेकिन जिस शख्स ने भारतीय प्रेस को वास्तव में एक राष्ट्रीय आवाज और वैचारिक हथियार में बदल दिया, वो थे राजा राममोहन राय। हाँ, उन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जैसे प्रकाशनों के जरिए सती प्रथा जैसे सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक अधिकारों पर जनता को जागरूक किया। ये बहुत ही दिलचस्प संयोग है कि राजा राममोहन राय, जो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करके आधुनिक शिक्षा की नींव रख रहे थे, वही इंसान राष्ट्रीय प्रेस की नींव भी रख रहा था। एग्जैक्टली। ये साबित करता है कि शिक्षा का काम सिर्फ डिग्रियां बांटना नहीं है। असली शिक्षा हमेशा जन जागरूकता और सवाल पूछने की क्षमता पैदा करती है। अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें, हाँ। तो छपाई की मशीन ने विचारों का लोकतंत्रीकरण कर दिया था। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आइडियाज। हाँ, एक अखबार अगर किसी एक पढ़े लिखे इंसान के हाथ में पहुंचता तो वो उसे गांव के 50 अनपढ़ लोगों को पढ़कर सुना सकता था। और यही ज्ञान का फैलाव सत्ता के लिए सबसे बड़ा खौफ बन गया। ये पूरे ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी विडंबना और उनके लिए सबसे बड़ा बैकफायर था। वो कैसे? अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेजी इसलिए सिखाई थी ताकि वे उनके वफादार क्लर्क बन सकें, लेकिन भारतीयों ने उसी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करके कांट, मिल और रूसों की आज़ादी के विचार पढ़े और फिर उसी अंग्रेजी में ब्रिटिश विरोधी एडिटोरियल लिखकर पूरी दुनिया के सामने ब्रिटिश राज के पाखंड को बेनकाब कर दिया। बिल्कुल। तो 1780 के कलकत्ता मदरसा से शुरू होकर 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक का ये सफर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतों, कमीशन की बोरिंग रिपोर्टों या किताबों के पन्नों का सफर नहीं है। तो ये क्या है आपके नजरिए से? ये वास्तव में एक राष्ट्र के अपने अस्तित्व को खंगालने, अपनी आवाज को वापस पाने और अपनी पहचान को फिर से खोजने का सफर है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ये सफर हमें एक बुनियादी सबक सिखाता है कि इतिहास में जब भी इस बात पर बहस हुई कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए या उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस बहस ने पूरे समाज की दिशा तय की है। ज्ञान वास्तव में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल। कि नीतियां कभी भी शून्य में नहीं बनती, वो हमेशा अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक जरूरतों का आईना होती हैं। एकदम सही बात है। तो चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार, जो स्रोत सामग्री से तो जुड़ा है, लेकिन हमें आज के हालात पर भी सवाल करने को मजबूर करता है। वो क्या है? जिस तरह 19वीं सेंचुरी में मैकाले के फिल्ट्रेशन थ्योरी ने अंग्रेजी के आधार पर एक नए एलीट वर्ग को जन्म दिया और ज्ञान को ऊपर ही रोक लिया, और दूसरी तरफ गांधी जी की वर्धा योजना ने किताबी ज्ञान से परे हटकर जमीनी कौशल पर जोर दिया। हाँ, तो क्या आज के दौर में जब हम सभी डिग्रियों की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, हमें फिर से मैकाले के फिल्ट्रेशन और गांधी जी के स्किल आधारित विचारों के बीच एक नया संतुलन खोजने की आवश्यकता नहीं है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि भविष्य की शिक्षा बड़े बड़े कैंपसों और संस्थानों की मोहताज ना रहे, बल्कि सीधे आम इंसान के हाथों में तकनीक के जरिए अपना एक बिल्कुल नया और अधिक लोकतांत्रिक रूप गढ़ेगी? शायद ये भविष्य की असल दिशा हो सकती है। आखिरकार जो व्यवस्था हमें आज बिल्कुल सीधी और साफ दिखाई देती है, वो अनगिनत ऐतिहासिक क्रांतियों और संघर्षों का नतीजा है। और एक बात तय है, ये बदलाव अभी रुके नहीं हैं।